बात करेंगे जो आज इमरान खान साहब को सज़ा हुई और शाह महमूद कुरैशी को जो सज़ा हुई उस पे बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से जो इक़्तिदार से पहले हमारी आवाम को लॉलीपॉप देते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद उनको भूल जाते हैं। शायद कि असेंबली का जो सहर है उन पे जादू कर जाता है। आज उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे अपने गेस्ट से। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, जावेद फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप सर? हाँ जी, देखें आज जो सज़ा हुई है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर-ए-ख़ारजा, ये एक पाकिस्तान की जो सियासत ऑनगोइंग पॉलिटिक्स है, इसमें एक बड़ा वाक़या ये है। और ख़ास तौर पर अगर हम ये देखें कि इलेक्शन से पहले ये वाक़या और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हो जाता है, क्योंकि इस वक्त तमाम पार्टीज़ बशमूल इनकी अपनी पार्टी जो है तहरीक-ए-इंसाफ, ये तमाम इलेक्शन में जा चुके हैं और इलेक्शन कैंपेन जारी है और 8 तारीख बिल्कुल सर पे है। 8 तारीख को जो है वोटिंग है। उससे पहले इतनी बड़ी एक पार्टी जो है, जो साबिक़ हुक्मरान पार्टी हो, उसके सरबराह को और फिर उनके सेकंड इन कमांड जो हैं शाह महमूद कुरैशी, उनको सज़ा हो जाना, 10 साल कैद सज़ा हो जाना, यानी एक मुकदमे के अंदर सज़ावार ठहराया जाना, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। और इसके बराह रास्त तहरीक-ए-इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन है, तहरीक-ए-इंसाफ का जो इलेक्शन है 8 फरवरी के रोज़, उसके ऊपर असरात मुरतब होंगे और मजमूई तौर पर मुल्क की सियासत पर भी असरात मुरतब होंगे। सर, ये असरात जो आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं या नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं कि जितने भी अरकान जो मेंबरान हैं पीटीआई के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको किस तरह देखते हैं कि ये पॉजिटिव जाएगा उनके लिए या नेगेटिव जाएगा सर? देखिए राना साहब, बात यह है कि इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो जब से उनकी हुकूमत गई है, उसके बाद मुसलसल एक रियासती दबाव का शिकार है। उनके ख़िलाफ़ लातादाद मुकदमात हैं। उनकी टॉप लीडरशिप इमरान खान से लेकर नीचे वर्कर की सतह तक, और ख़ास तौर पर 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद तो फिर उसके अंदर कोई तमीज़ ही ना रही कि कौन कौन इसके अंदर आ रहा है। ख़ुद पार्टी हेड इमरान खान से लेकर, जैसे मैंने पहले कहा, कि वर्कर की हद तक वो तमाम लोग उन मुकदमात की ज़द में आ गए हैं। तो इस वक्त पीटीआई के अंदर एक ये सोच पाई जाती है कि उनकी पार्टी के साथ जो है वो रियासत जो है वो ज़बरदस्ती कर रही है, जबर कर रही है और एक जुल्म का वो शिकार है ये पार्टी। तो इस सिनेरियो में पीटीआई ने तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन के अंदर जाना है, वो उन्होंने एक रिएक्शनरी पार्टी के तौर पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जाएंगे और सर। रिएक्शनरी पार्टी के तौर पर जाना है। उन्होंने अपना वो इसको एक अपने खिलाफ एक जुल्म और ज्यादती के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन के अंदर भी एज प्रोटेस्ट वो जो है वो शरीक हो रहे हैं और उन्होंने बैलेट पेपर के ऊपर जो मोहर लगानी है वो एज प्रोटेस्ट लगानी है। और वहाँ से जो आवाज़ आ रही है वो ये है कि वो सरप्राइज़ देंगे। वो बहुत बड़ी तादाद में निकल कर वो उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। सर, ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ कि देखिए अभी तक जो चीज़ें क्योंकि सामने आ अक्सर रही हैं, हाँ जी, और जो ज़ाहिर है हम और आप देखते भी हैं डे टू डे पॉलिटिक्स को, और पीटीआई का जो वर्कर है उसके मिजाज को, और उसका मिजाज जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से डिफरेंट है। तो ये देखते हुए ये इस बात का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हर सतह पर ये इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ना सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर या सियासी हलकों के अंदर ये डिस्कस हो रहा है, बल्कि जो हुकूमती हलकों के अंदर, रियासती हलकों के अंदर, वहाँ पर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो भी इसी चीज़ को गेज कर रहे हैं कि इलेक्शन डे पर पीटीआई का एटीट्यूड क्या होगा, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। चलें सर, ये तो होगी पीटीआई की बात। तो तहरीक-ए-इस्तेहकाम पार्टी को आप किस तरह देखते हैं, जो जोड़ तोड़ के साथ बनी हुई है सर, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जो पीटीआई टूटी है तो उसके बाद जो उसमें से जो पार्टीज जो बनी हैं उनमें से एक बड़ी पार्टी जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। बड़े चेहरे हैं इसके अंदर, जहांगीर तरीन और अलीम खान इसको हेड कर रहे हैं। तो बाकी जो है बाकी भी सारे इलेक्टेबल्स इसके अंदर हैं। सर, कबल इस वक्त एक बात करूंगा, कितने परसेंट आप सोचते हैं कि इनकी पार्टी तहरीक-ए-इस्तेहकाम पार्टी कितनी सीटें पाकिस्तान से लेके जाएगी? देखिए राना साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये इलेक्टेबल्स की पार्टी है, जी। इसमें बड़ी शख्सियात हैं।
हाँ, इस पार्टी का अपना कोई उस तरह से वोट बैंक नहीं है, क्योंकि इसकी तो कोई उम्र ही नहीं है ना जी। इस पार्टी की। तो इस पार्टी के मैं आमतौर पर इसको जो डिफाइन करता हूँ, जहाँ कहीं भी हो, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि इसके दो फेजेज हैं इस पार्टी के। एक है इलेक्शन से पहले, एक है इसका इलेक्शन के बाद। तो ये मेरी नज़र में ये इलेक्शन के बाद की पार्टी है, और ये आपको पार्लियामेंट के अंदर पहुंचकर ये आपको इससे बड़े साइज के अंदर पार्टी मिलेगी। क्योंकि इस वक्त जो बात कही जा रही है कि आज़ाद अरकान जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इम्कान है कि वो जीतेंगे, तो वो आज़ाद अरकान जो जीतेंगे उनमें से ज़्यादा तादाद जो है वो ख्याल यही है, और जो अब तक राब्ते वगैरह जो हो रहे हैं उनको देखते हुए एक बड़ी तादाद जो है आज़ाद अरकान की वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएगी, और इस पार्टी का फिर पार्लियामेंट्री साइज जो है वो बड़ा होगा, और उस साइज की बुनियाद पर ये अगला जो सेटअप बनेगा उसमें इसका अहम किरदार होगा। सर, दूसरा आपसे ये पूछूंगा कि तहरीक लब्बैक पार्टी के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो इस दफा इलेक्शन में किस तरह का रोल प्ले करेगी? देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसने बड़े थोड़े अरसे के अंदर अपनी जगह बनाई है, लेकिन ये इसका किरदार जो है वो ये तो हो सकता है कि किसी ना किसी हलके में किसी कैंडिडेट के जीतने या हारने में अपना किरदार अदा करे। इसके वोट इतने हैं बाज़ इलाकों में, लेकिन कोई ऐसा बंदा ये कहे कि कोई साइजेबल अरकान की तादाद ये पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में या नेशनल असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर कोई ऐसी बड़ी तादाद को ऐसे आए, को पार्लिमानी ग्रुप इसका जीत कर आए, मुझे ये बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। हाँ, इक्का दुक्का हो सकता है कि सीटें जो हैं, जैसे पिछले इलेक्शन में सिंध असम्बली के अंदर गालिबन को 2 सीटें थी इनकी, इसी तरह से पंजाब में बाज़ हलकों के अंदर इनके बाज़ कैंडिडेट से 30-35 हज़ार वोट भी लिया था। तो इस बार भी ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक गैर जमाती टाइप एक फिजा बनी है, उसमें इस किस्म की पार्टी जो है उनको बाज़ औक़ात को कामयाबी मिल जाती है। टफ टाइम देगी सर। मैं टफ टाइम इस लिहाज से कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ पर वो पार्टीज खास तौर पर जो राइट विंग की पार्टीज हैं, जैसे PMLN है या इवन तहरीक इंसाफ है, जी। और ये पार्टी जो है इनका वोट जो है वो काटेगी, वो डिवाइड करेगी, और इन पार्टीज को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूंगा आपसे। जमात इस्लामी तकरीबन 80 साल पुरानी जमात है सर, उस बारे में क्या कहते हैं कि वो इस इलेक्शन में आपको कैसे नजर आती है, और क्या आप समझते हैं कि वो जीत पाएंगे इलेक्शन? मुझे जमात इस्लामी के हवाले से जो साबका पिछले 3-4 इंतखाबात हुए हैं उसके बाद इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि कहीं जमात इस्लामी की कुछ फिगर्स जो है वो चेंज हो गए। कुछ इलाकों में ख़ास तौर पर कराची के अंदर हो सकता है कि कोई 1-2 सीटें जो है 3 सीटें वो निकाल ले। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सियासत के अंदर राना साहब ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप मैदान में मौजूद रहें। तो जमात इस्लामी ने ये काम ज़रूर किया है कि वो मैदान में मौजूद रहे हैं। यानी ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुआ था सिंध में, उसमें MQM ने उनका जब बाइकाट किया तो वहाँ पर जो बाकी जो मंजरनामा बना वो पीपल्स पार्टी वर्सेस जमात इस्लामी बन गया। तो ख़ास तौर पर कराची में जमात इस्लामी ने MQM का वैक्यूम जो था ना उसको फिल किया, और उसी एक वो जो एक बड़ा उन्होंने एक काम किया। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी और बहुत बड़े नंबर में उन्होंने सीटें जो है वो कराची में बलदियाती इलेक्शन में जीती, वो एक उनकी इस इलेक्शन के अंदर कामयाबी का एक जीना बन सकता है कि वो पहले से बेहतर शक्ल में नजर आ सकती हैं। मसलन कराची के अंदर उनकी कुछ सीटें हो सकता है कि वो जीते, और KPK के अंदर हिस्टोरिकली वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। सिराजुल हक साहब वहीं से जीतते हैं, और भी 1-2 जो उनके इब्राहिम साहब, जो प्रोफेसर इब्राहिम, वो भी उधर से जीतते थे। सर, पंजाब के अंदर एक बहुत पुरानी जमात है पीपल्स पार्टी का नाम नूर रोटी कपड़ा और मकान का, जिन्होंने नारा लगाया, तकरीबन 55 साल पुराना ये नारा है। क्या आप देखते हैं कि बेनज़ीर शहीद के जाने के बाद पीपल्स पार्टी अब पंजाब में आई है, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? पीपल्स पार्टी पंजाब से जो है वो 2013 के इलेक्शन से जो है ना इसे आउट हो गई या आउट किया गया। पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि उसे आउट किया गया है, और डेलिबरेटली उसको 2 इंतखाबात में उसको एलिमिनेट किया गया है, जो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत। आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाबात के नताइज के बाद आसिफ जरदारी ने ये कहा था कि ये ROs के इलेक्शन है, और उसमें
एक तरफ इमरान खान नवाज शरीफ के ऊपर अगर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी का भी इल्ज़ाम नवाज शरीफ के ऊपर और नून लीग के ऊपर था कि नून लीग ने रिग किए ये इंतखाबात। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लाहौर के अंदर कैसे देखते हैं? क्या वो अपनी सीट विन कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है, बड़ा ये टफ इलेक्शन है उनके लिए। और अगर कोई ये समझे कि नून लीग उन्हें प्लेट पे रख के ये सीट दे देगी, तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। सर, कैंडिडेट सुना है बहुत पीपल्स पार्टी का एक ही है इसमें, जहाँ से वो एक जीत की वो उम्मीद लगाते हैं, वो ये कि यहाँ 2021 में एक बाई इलेक्शन हुआ था इसी हल्का में, जिसमें असलम गिल जो थे उन्होंने 32,000 वोट लिया था। और उनका ये ख्याल है कि यहाँ 32,000 वोट का एक पहले से एक बेस हमारी मौजूद है, तो उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जब ऐड होंगे तो वो जीत सकते हैं। लेकिन देखने की ये बात है कि उस वक्त पीटीआई नहीं थी मैदान में, उसने बाइकाट किया था। और अब पीटीआई भी मैदान में है, जिस भी शक्ल में है जी, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून, उसने अता तारड़ को, अगरचे वो बड़े कमजोर कैंडिडेट कहे जाते हैं बिलावल के मुकाबले में, लेकिन अब उसके अंदर ये चीज आई है कि अब आपके सामने शहबाज शरीफ ने अता तारड़ के हल्के में जो है वो जलसा कर दिया है। और इसका मकसद ये है इस जलसे का कि वहाँ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर अता तारड़ के पीछे खड़ी होगी आगे। सर, यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से गिव अप नहीं करेगी। तो मुस्लिम लीग नून को किस तरह देखते हैं 2024 के इलेक्शन में? सर, मुकाबला कैसे? मुस्लिम लीग नून जो है वो उसने रिवायती तौर पर वही अपना जो पंजाब है उसके ऊपर वो पूरा फोकस किए हुए है, मगर सर सारा जोर उसका पंजाब के ऊपर है। सर, ये टूटी हुई जमात भी नजर आ रही है, अक्सर हलकों में देखा जा रहा है कि ये दो तरफा पार्टी नजर आ रही है, एक मुत्तहिद होके नहीं आ रही। सर, इस बारे में क्या? नहीं, मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से मुत्तहिद होकर सर, कई जगह पे देखें, ये जब भी किसी भी पार्टी पे हर इलेक्शन में अंदर कुछ ना कुछ 2-4 हलकों के अंदर ये बात होती है, लेकिन मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त कोई तोड़फोड़ हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ खुद जाती तौर पर इस वक्त ऊपर बैठे हुए हैं, सर पे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरियम है, तो टॉप लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है इस वक्त। तो नून लीग का तमाम फोकस जो है वो पंजाब पे है। वो अगर उन्होंने मरकजी हुकूमत हासिल करनी है तो उसके लिए भी पंजाब की 161 सीटें जो हैं उनके ऊपर वो 141 सीटें जो हैं उनके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। और अगर उन्होंने पंजाब के अंदर हुकूमत हासिल करनी है तो उसमें भी पंजाब के तमाम सूबाई हलकों में ऑलमोस्ट शायद कोई 5% या 2% हो जहाँ पर उनकी कैंडिडेट नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून का पूरा जोर जो है वो पंजाब पे है, क्योंकि पंजाब ने ही डिसाइड करना है कि मरकज में मसनद इक़्तिदार पर कौन बैठेगा। सर, अब बात करते हैं थोड़ी सी आईएमएफ के हवाले से कि आईएमएफ के कर्जे को किस तरह देखते हैं, और पिछले तकरीबन 60 सालों से जिस तरह हम मकरूज होते जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई है आईएमएफ के पास गई है, क्या 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी क्या वो आईएमएफ के पास जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी जी। अभी तो आपके पास है ही कुछ नहीं। आपका जो फॉरेन रिजर्व जो हैं वो देखिए मेरा ख्याल 3-4 अरब डॉलर के ऊपर है। तो ऐसे हालात में तो आईएमएफ के पास जाए बगैर मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि जो निगरान हुकूमत, हम आमतौर पर तनकीद होती है कि लंबे दौरानिए की आ गई है निगरान हुकूमत, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन इसका आने वाली हुकूमत को ये ज़रूर एडवांटेज हो गया है कि जितने भी कोई सख्त नापसंदीदा अनपॉपुलर डिसीजन जो होते हैं इकोनॉमी के हवाले से, मुश्किल फैसले जिनमें महंगाई का जो बायस बनते हैं, वो निगरान हुकूमत ले चुकी है। सर, इस बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन है जो आपसे मैं करना चाहूँगा। आप बिलावल भुट्टो जरदारी में जरदारी का आंसर ज़्यादा देख रहे हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो वो देख रहे हैं? आजकल तो उनके अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो ही हैं, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर कुछ तो आपको भुट्टो बनकर जाना पड़ेगा। तो जरदारी साहब का जो बयान आया उस बारे में क्या कहेंगे? इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं बिलावल के अंदर और जरदारी साहब के अंदर, उस बारे में कुछ मेरे नाजरीन को बताएं। मेरा ख्याल इख्तलाफात नहीं है। ये बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं वो इलेक्शन में पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और वोट गैदर करने के लिए है, ठीक है। उसके लिए एक पॉपुलर स्टांस चाहिए होता है, एक जारहाना आपको एक स्टांस चाहिए होता है। वो बिलावल ने इख्तियार किया है। जलसों की जुबान जो होती है तो वो इसी तरह की होती है, और वो भुट्टो वाली और बेनजीर वाली जो गरज जो है वो उनके अंदर है। हाँ, अलबत्ता आसिफ जरदारी जो है वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इलेक्शन के बाद की गुफ्तगू है, जिसमें
वो फिर जो जोड़ तोड़ करेंगे अपनी पार्लियामेंट्री असेंबली के अंदर जाके सर, जो कुछ भी होगा। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किस तरह देखते हैं? नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त उनका तमाम तर फोकस जो है वो अपनी हुकूमत बनाने से भी ज्यादा जो नजर आता है वो ये है कि मरियम नवाज का मुस्तकबिल जो है वो इस इलेक्शन में डिटरमिन करना चाह रहे हैं। ये मरियम नवाज का पहला इलेक्शन है और इसी इलेक्शन में आप देखते हैं कि जो जलसे हैं उनमें भी होता ये है आमतौर पर कि पार्टी का जो टॉप मैन होता है, नंबर वन जो होता है, तकरीर हमेशा आखिरी उसकी होती है। अब नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून में नंबर वन है, उनके बाद कोई नहीं है और हमेशा होता यही रिवायत होती है कि जलसे में आखिरी तकरीर नवाज शरीफ की होती है। पीपल्स पार्टी में अगर है तो आखिरी तकरीर आसिफ जरदारी की होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ अपने बाद मरियम की तकरीर करवाकर एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इस पार्टी की अब जो अगली लीडरशिप है वो ये मेरी बेटी है, ये मरियम है, ये इसको लीड करेगी। सो वो अभी से मरियम नवाज को एक मुस्तकबिल की क़यादत के तौर पर पेश कर रहे हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन एक और करूंगा सर कि आप किस तरह देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़े सियासतदान थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किए, मगर उसके बाद जैसे ही आगे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कुछ काम किए, मोहतरमा शहीद ने बहुत काम किए, मगर आगे आने वाली जो सियासत देखी गई है वो तू मैं की सियासत देखी गई है। पहले देखा जाता था कि चाइना के साथ आपने रिलेशन कैसे करने हैं, दूसरे मुल्कों के साथ सियासत करते थे, मगर आज हम असेंबली में बैठे एक दूसरे को तुम की गालियां निकालते हैं कि तुमने खा लिया, तुमने खा लिया, तुमने खा लिया। खाया किसने सर? नहीं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है, पहले भी ऐसी होती थी। जिस दौर का आप हवाला दे रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का, तब थोड़ी थी कोई। तब जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के अंदर जो जैसे काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने करवाए हैं सर, बाकी लीडरान तो मैंने नहीं देखे सर। बाकियों ने तो आगे खामोशी इख्तियार की है। जो उस वक्त के हालात थे, 1971 के हालात थे, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर जो उसके ऊपर वो कहते थे कि ख्वाब में भी कश्मीर की बात ना करना, कश्मीर हमारा है, मगर आज हम खामोश हैं सर। ये बात आपकी ठीक है। देखें, ये इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ हालात बदलते रहते हैं मुल्कों के। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये बात की थी, ये कश्मीर का नारा लगाया था, 1000 साल तक जंग लड़ने का ऐलान किया था, एटम बम बनाया, एटम बम की बुनियाद रखी, बिल्कुल वो एक वक्त ऐसा था जब आपका मुल्क टूटा हुआ था और पूरी कौम बहुत ही डिमोरलाइज थी। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर पर 1000 साल तक जंग लड़ने का जो नारा है उसमें इनफेक्ट कौम का मोराल बुलंद करना मकसूद था। एटम बम बनाया, कौम का मोराल बुलंद करना। सर यहाँ पे सवाल एक और करता हूँ आपसे कि अक्सर लोग बात करते हैं कि चाइना के साथ जो रिलेशनशिप था वो मुस्लिम लीग नून के दौर में आया। मैं सर ये बताता चलूँ नाजरीन को, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था जब उन्होंने चाइना के साथ अपना फ्रेंडशिप स्टार्ट की थी। तो चाइना को भी एक टाइम ऐसा आया कि चाइना को सारे मुल्क छोड़ गए सर, मगर पाकिस्तान ने उसका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम उसको चाइना को बड़ा भाई कहते हैं। मगर आने वाली जितनी भी पार्टी आई हैं, किसी पार्टी के अंदर ये नजर नहीं आया कि उन्होंने किसी भी मुल्क के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा रिलेशन कायम किया हो। सर इस बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये बात ठीक है। वैसे तो पाकिस्तान वैसे ही पिछले 30-35 साल से तो एक अलग ही एक जजीरे में रह रहा है, जिसे आप कहें कि आपके मगरबी बॉर्डर पर अफगानिस्तान का इशू है, वो एक लंबी चौड़ी लड़ाई है, वो चल रही है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट उसमें बना है पिछले 35-40 साल से। फिर इंडिया के साथ इधर मशरकी बॉर्डर जो है वो आपका कभी भी खुशगवार नहीं रहा। ईरान के साथ अभी आपकी ये फुलझड़ियाँ चली हैं, ठीक है, वो वहाँ पर भी वो एक अच्छा हमेशा से ताल्लुक था, वो भी ख़राब होता हुआ नजर आया, लेकिन अब बेहतर है, उन्होंने बर वक्त संभाल लिया दोनों तरफ की क़यादत ने। तो पाकिस्तान को इनफैक्ट ये जो इर्द गिर्द की लड़ाइयाँ थी, जो ख़ास तौर पर अफगान वार जो है, उसने पाकिस्तान को होश नहीं लेने दी पिछले 35-40 साल, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आप यही देखें कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो मरहला आया सी पैक का। ये एक ऐसा मौका था जिसमें पाकिस्तान उस सी पैक को अगर आगे बढ़ाता और बेहतर फ्लॉप किसने किया सी पैक मंसूबा? फ्लॉप तो जो कुव्वतें इसके नहीं चाहती, अमेरिका वगैरह नहीं चाहते थे, उन्होंने किया और यहाँ से उन्हें फैसिलिटेशन हुई। हमारे खान साहब जो हैं उन्होंने उस दौर में, जब आपको याद होगा कि नवाज शरीफ का दौर था तो अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान आना था, तो जो धरना हो रहा था डी चौक में, वो ऐन उसी वक्त उन्होंने यहाँ से लॉन्ग मार्च और धरना किया जब जो दौरे की डेट थी अमेरिकी सदर के, और उसकी वजह से वो बुरी तरह से सबोटाज हुआ सी पैक, और वो दौरा कैंसिल हो गया। चीनी सदर का दौरा किसी मुल्क का मामूली बात नहीं होती, उसके लिए बड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है। चीनी सदर ने आना हो, अमेरिकी सदर ने आना हो,
बरतानवी बादशाह ने आना हो या उनके वज़ीर आज़म ने आना हो, ये बड़ी ताकतें जो है ना, इनके सरबराह किसी भी मुल्क में ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाते। इसके लिए वहाँ पर पहले आपको लॉबी करनी पड़ती है, एक बड़ा एजेंडा एक तैयार करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें पहले से तैयार करनी पड़ती हैं, फिर ये उठकर वहाँ पर जाते हैं। तो वो चीनी सदर का जो दौरा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था सीपैक के हवाले से, लेकिन वो यहाँ पर सबोटाज कर दिया गया। सर एक और यहाँ पे बात करूंगा वो आईएमएफ के हवाले से कि सबसे ज़्यादा कर्जा या 2008 से 13 तक लिया गया आईएमएफ से या पीटीआई के दौरे हुकूमत में लिया गया सर, सबसे ज़्यादा आईएमएफ से कर्ज? देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताते हैं वो ये है कि पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा कर्जा लिया गया। सबसे पहले तो ये कि आईएमएफ के पास बिल्कुल स्टार्ट में चले जाना चाहिए था। आईएमएफ के पास जाना ऐसा नहीं है कि कुफर हो गया है या कोई मतलब यहाँ पे क्या गुनाह कर लिया है, ऐसा नहीं है। आईएमएफ बना ही इसलिए है कि जब भी किसी मुल्क की इकॉनमी मुश्किल से दो चार होती है तो ये एक मुख्तलिफ ममालिक का एक मुश्तरका फंड है जहाँ से उस मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट किया जाता है। तो आईएमएफ को सिर्फ आप नेगेटिव सेंस में ना लें। आईएमएफ आके आपको रेगुलेट करता है, आपको बताता है हम भी कौन से अच्छे आदमी हैं राणा साहब, हमने भी जो इकोनॉमी के अंदर जो कुछ किया हुआ है, अपना चेहरा बिगाड़ा हुआ है, यहाँ आप कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है, कोई ट्रैफिक के इशारे पर रुकने को तैयार नहीं है, कोई किसी को उसका मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, हम कौन से अच्छे लोग हैं? सर ये मैं तो ये समझता हूँ सर कि ये जो सब्सिडी होती है बेसिकली मैं तो इसको करप्शन ही कहता हूँ। जहाँ भी सब्सिडी दी गई है वो करप्शन का दूसरा नाम है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं सर? नहीं, सब्सिडी जो है वो गरीब तक तो नहीं पहुंचती। सब्सिडी तो होती तो बेसिकली गरीब के लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर आपकी नालायकी है कि अगर आप बिजली पर अगर सब्सिडी चले, बात को हो जाए किसी एक की बात करेंगे ना, किसी एक चीज की तो बिजली पर अगर सब्सिडी है तो सब्सिडी देने का एक राणा साहब एक फार्मूला बनता है सर, सब्सिडी कैसे जानी है और वो माहिरीन तैयार करते हैं। सर सबसे वर्स्ट पाकिस्तान की तारीख के कौन से साल आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे वर्स्ट साल तो फिर वही कहलाएंगे और पूरी तारीख में तो एक ही साल कहलाएगा जो 71 का था जब पाकिस्तान टूटा। नहीं सर, नियरली इन 5-7 सालों में, 10 सालों में सर। इसके बाद जब भी कोई जब जमहूरियत के ऊपर जब तातुल आया है, माशाल्लाह लगा है, मुझे तो वो अदवार जो है बड़े मैं चूँकि मैं एक डेमोक्रेट हूँ और एक जर्नलिस्ट होता ही डेमोक्रेट है, मेरा ये यकीन है, तो हमें तो वो अदवार जो हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। ये जमहूरी हुकूमतें जो हैं, ये सियासी हुकूमतें जो हैं, जितनी भी बुरी हो राणा साहब, ये बेहतर है बाकी से। इसमें मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं, ये आज़ादी ये इसी डेमोक्रेटिक जो अदवार होते हैं ना उनमें आपको मिलती है, बाकी अदवार में नहीं होते। तो इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। और सर एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है सर, टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है तो वो पूछूंगा ये कि एक मुआहदा 2015 के अंदर हुआ था गैस लाइन मंसूबे का ईरान के साथ सर, वो 2024 में हमने भी कंप्लीट करनी थी, हम पाइपलाइन नहीं बिछा सके सर, तकरीबन $18 बिलियन का फाइन हमारे सर पे है सर, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एक एग्रीमेंट था जो आसिफ अली जरदारी ने किया था अपने दौर में। आसिफ जरदारी ने भी बहुत काम किए पाकिस्तान के लिए, बहुत काम किए, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। आजकल वो उनका अगर आपने देखना हो ना मोटा मोटा तो उनका मंशूर जो है वो छप रहा है, वो अखबारात में आ रहा है, उसमें 5-7 ही लाइनें दी हैं, उन्हें चीता चीता दिए जाते हैं। वो बहुत बड़े काम है। वो पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो काम किए हैं वो फेडरेशन को एक मजबूत करने वाले और मुल्क की को इदारा जाती बुनियादों पर उसे मजबूत करने वाले काम होते हैं। तो ये एग्रीमेंट आसिफ जरदारी ने किया था ईरान के साथ, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान चूँकि जैसे अभी आप आईएमएफ की बात कर रहे हैं, हम उस वक्त के माली बहरान की बात कर रहे हैं, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में ऐसे जकड़े हुए हैं, हमारे ऊपर अमरीकी जो है वो शिकंजा इतना सख्त है कि हम ईरान के साथ इस किस्म का कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। मगर सर हमने तो डिसाइड कर लिया है, उन्होंने तो फाइन की तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं सर। नहीं, वो इससे पहले भी ये फाइन हो गया था, लेकिन वो म्यूचुअली बैठ के जो है वो चीज़ें तय कर ली गई थी। अब फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब थ्रू कर लेगा। पाकिस्तान ने भी, मैं आपकी इतला के लिए बताता हूँ, पाकिस्तान ने भी ईरान पाइपलाइन के साथ जो है उधर ईरान ने बिल्कुल बॉर्डर तक अपनी पाइपलाइन ले आया है, पाकिस्तान भी यहाँ पर इंटरनली अपनी पाइपलाइन का नेटवर्क बहुत करीब तक ले गया है। और मेरी 1-2 साहिबान से बात हो रही थी जो इस काम पे है, उन्होंने बताया कि अगर आज ही हम इसको हुकूमत पाकिस्तान अगर करती है, इसको गो अहेड देती है, तो ये हफ्तों का काम होगा, 2-3 माह का काम होगा कि हम उसे कनेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह सर। हमारी तो दुआ ही है सर। तो आखिर में मेरे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहे और जो नया
वजीर आज़म बने सर, उसको कुछ कहना चाहेंगे, वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ की गरीब आवाम को हौसला आ जाए? नाजरीन के लिए यही पैगाम है कि 8 फरवरी को निकलें, घरों से बाहर निकलें और अपना वोट का हक जो है बड़े भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वोट का हक आपका है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है और इसके ज़रिए आप अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को दुरुस्त करें, अपने मुल्क का निज़ाम हुकूमत को दुरुस्त करें और बेहतर नुमाइंदों का चुनाव करें। नाजरीन, आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, इलेक्शन आने वाले हैं, ये जितने भी सियासतदान हैं जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, सभी कहते हैं इक़्तिदार में आने से पहले कि हम पाकिस्तान के हालात बदल देंगे, हम गरीबों को खाना देंगे, हम गरीबों के लिए स्कूल आम कर देंगे, हम उन गरीबों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा के डॉक्टर बना देंगे। मगर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो कौन सा जादू है जो इनको आ जाता है, असम्बलियों में जाते हैं वही गरीब लोगों को ये भूल जाते हैं। सोचना किसने? अब वक्त है, 8 फरवरी एक वक्त है, अब आप सोचें। ये ना सोचें कि ये पीटीआई का बंदा है, ये ना सोचें कि मुस्लिम लीग नून का बंदा है, ये ना सोचें कि ये पीपल्स पार्टी का बंदा है या तहरीक लब्बैक का बंदा है, जमात इस्लामी का बंदा है। ये देखें कि उसने इन 5 सालों में आपके लिए क्या किया, उसने आपको कितने दुख दिए या आपको कितनी खुशियां दी। मानते हैं मंशूर पे, वोट पे दे सकते हैं हम लोगों को, पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को वोट दे सकते हैं, मगर जिस शख्स को भी आप वोट दें तो ये ज़रूर सोचें कि उसने आपके लिए क्या किया है, फिर ही पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी। और सबसे बढ़कर ये जो कर्जा है, जो हर गवर्नमेंट आती है सिर्फ इंटरेस्ट देती है, ये कर्जा बढ़ता जा रहा है। IMF नहीं कहता कि इस पे इतना टैक्स लगाओ, वो कहता है 5% लगाओ या 7% लगाओ, और आज हम 35% शरह के साथ महंगाई में ऊपर जा रहे हैं। हमारे सोर्सेज इतने नहीं हैं, मगर हमें एज अ कौम आगे आना है। वो कौन है जो हमें आगे लेकर आएगा, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा? आजकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो दोस्त हैं, हमारे हमसाए हैं, वो भी शायद हमारे साथ नहीं। अगर साथ हैं तो हम एज अ कौम साथ हैं। हमें सपोर्ट करनी चाहिए अपने अदारों को, अपनी अफवाज को। तो आखिर में नाजरीन, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो इल्लामा इकबाल का पैगाम तब उन्होंने अपनी आवाम को दिया 2024 में, वो कुछ इस तरह है। सच कहूँ तो मुझे ये अनुमान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये अनुमान बुरा लगता है, हुक्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर मसरूफ हो गई ये जिंदगी हमारी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं, यहाँ बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह, मेरी कौम को अजियत से निकाल, इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।